सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। मेरे लहू का है फायदा क्या, आए ना मान जो ये काम तेरे। आए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे
प्रीत जहां की रीत सदा। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। राजीव जी एक मिनट, कौन भाई राजीव ने अपना विधायक चुनना चाहता है? देना हाथ। राजीव चेक कर ले भाई, जिसने हाथ नहीं उठाया उसके मन में खोट है। कैसे? सुस्वागत हम करते हैं, सुस्वागत हम करते हैं, राजीव वर्मा आपका दिल से करते हैं, सभी अभिनंदन आपका, सुस्वागत हम करते हैं। ओमपाल कश्यप जी हैं हमारे ही बीच में, महेश राठी जी हैं हमारे ही बीच में, तेजपाल यादव जी हैं। ये वो चेहरे हैं जो भाई राजीव वर्मा की सोच में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच में, ज्योतिबा फुले जी की सोच में, भगत सिंह की सोच में एक साथ अपने हाथों को हाथ मिला करके खड़े हैं। और जो साथी इनके विचारों से सहमत है वो कृपया करके शांति से बैठ जाओ। पीछे आवाज आ रही है जी? ठीक है जी। तो मैं निवेदन करूंगा, मैं निवेदन करूंगा, हमारे दिल्ली से आए हैं महेश राठी जी, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, बहुत ही अच्छे लीडर हैं। कृपया करके वो पहले बीच में आए और आगे का मार्गदर्शन करें। उनके विचार सुनने लायक है, वो इतने अच्छे हैं, बहुत चहीते हैं भारत के। मैं कहता हूं बात तो ठीक है, ये राजीव वर्मा के लिए, हमारे लिए, संघर्षों के लिए बात तो ठीक है कि आपका प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, मगर मैं आज यहाँ पर खड़े होकर ये बात का ऐलान कर देना चाहता हूँ कि ये कोई चुनावी रैली नहीं है, ये संघर्षों की रैली है, ये लड़ाई की रैली है, ये अपने सम्मान को पाने की रैली है। ये दलितों, पिछड़ों और तमाम शोषित वर्ग जो तबके हैं हरियाणा के, उनकी आवाज कैसे बुलंद हो, उनके हक उनको कैसे बुलंद मिले, उसकी ये रैली है। आज हम यहाँ पर जो एक लड़ाई का, एक संघर्ष का आगाज करने जा रहे थे। संघर्ष का आगाज किस लिए? क्योंकि इसी हरियाणा के अंदर तमाम तरह की चीजें हैं जो आप देख के आए हैं कि दलितों का बेटा यदि घोड़ी पर चढ़कर कहीं से बस्ती से बारात निकालेगा तो उसका हत्या कर दी जाएगी, उसके खिलाफ तमाम तरह की साजिशें होंगी। और ये प्रशासन, ये राज्य, ये सरकारें
उसके ऊपर चुप रहती है। तो दलित का बेटा यदि बस्ती में मोटरसाइकिल खरीद करके ले आएगा और उसके ऊपर निकलना चाहेगा बस्ती से, उसको कैसे निशाना बनाया जाता है। मैं कहता हूँ इस तरह का जो दो मुहा और दोहरा चरित्र है राज्य और प्रशासन का, उसके खिलाफ ये लड़ाई का आगाज है। मैं कहता हूँ कि ये लड़ाई का आगाज है। जो हम तो कहते हैं कि तुम में योग्यता नहीं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ योग्यता का क्या मापदंड है, योग्यता के क्या मायने हैं। वो जो खेती करते हैं वो अपनी खेती करने के लायक योग्य है, वो ब्राह्मण जो शादियां करवाता है वो उसमें योग्य है, क्योंकि आपने उसको ये काम सौंपा है, आपने उसको वो जिम्मेदारी दी है, उसमें उसकी योग्यता है। क्या जूता बनाने वाला जो व्यक्ति है जितना खूबसूरत वो जूता बना सकता है, क्या किसी ब्राह्मण के अंदर हिम्मत है कि उस तरह का जूता बना सके? क्या जुल्हा है जो कपड़ा बुनता है तो खूबसूरती से, क्या किसी दूसरे ऊंची जाति के जो कहा जाता है किसी ब्राह्मणवादी के अंदर वो योग्यता है? मैं ये कहता हूँ योग्यता के नाम पर जिस तरह से हजारों साल से तिरस्कार किया गया दलितों का, पिछड़ों का, और उनको नीचे रखा गया, दबा कर रखा गया। मैं कहता हूँ ये प्रजातंत्र हमको समझाता है, ये लोकतंत्र हमको बताता है, और ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान हमको कहता है कि सब इंसान बराबर है, सबको बराबर मौके मिलने चाहिए, सबको बराबर हक मिलना चाहिए। उसी बराबर की लड़ाई के लिए, उसी बराबरी की लड़ाई को एक नया आयाम में, एक नई मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमने ये रैली का आयोजन किया है। एक नई आवाज उठाने के लिए तमाम तरह के नेता इस देश के अंदर सब पार्टियों के कहते हैं जाति जनगणना की बात, वो कहते हैं कि जातियों की गिनती होनी चाहिए। मैं कहता हूं हम इसका एक प्रबल समर्थक हैं और हम कहते हैं कि जाति जनगणना का सेंसस होना चाहिए। आजकल के दिनों में राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी लगातार इस बात को उठा रहे हैं। हम इस मंच से उनकी इस मांग का समर्थन करते हैं और ये भी कहते हैं मगर जब जाति की जनगणना हो तो तुम्हारी पार्टियों के अंदर भी जनगणना होनी चाहिए कि दरी पर बैठने वाले कितने हैं और गद्दी पर बैठने वालों की गिनती क्या है और दोनों में फर्क क्यों है। आज इसी बात को, इसी मुहिम को, इसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, इसी संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस रैली का आयोजन किया है। मैं कहता हूं आज इस रैली के माध्यम से हम कहेंगे, हम संसद की तरफ मार्च करेंगे जाति जनगणना की मांग करते हुए और ये कहते हुए जितनी हमारी गिनती है उतनी हिस्सेदारी हमको प्रशासन में, सत्ता में, और उतनी हिस्सेदारी हमको संसाधनों के अंदर दौलत में इस देश की मिलनी चाहिए। ये हमारा हक है, कोई भीख नहीं जो तुम देना चाहो जब चाहो दे सको हमको। इसी बात को लेकर के यही एजेंडा इस जो है रैली का है। मैं आपसे कहता हूँ क्या मेरे बाद में आने वाले वक्ता, मेरे बाद में आने वाले जो नेता हैं जब वो बात करें तो बोले कि कैसे हम इस लड़ाई को ज्यादा से ज्यादा तेज बना सकते हैं, जिलों जिलों के अंदर, गांव गांव के अंदर और बस्तियों तक इस लड़ाई को ज्यादा ले जा सकते हैं। हमने एक तारीख तय की है कि उस तारीख को हम ये जनगणना मार्च, जातीय जनगणना मार्च यहाँ से सोनीपत से शुरू करेंगे और देश की संसद तक उस मार्च को लेकर के जाएंगे। अभी हम लोगों ने चर्चा किया ये सितंबर के पहले सप्ताह में कि भाई राजीव जो है हमारे वो बताएंगे उस तारीख को, कौन सी तारीख है जिस दिन हम यहाँ से ये जाति जनगणना का सेंसस मार्च करेंगे। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि लड़ाई छोटी नहीं है, लड़ाई सर उठाकर जीने की है, लड़ाई उन हकों को लेने की है जो तमाम तरह के हक हमसे छीने गए हैं एक इंसान होने के नाते। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है SC/ST के अंदर भी सब डिवीजन होना चाहिए, उसके अंदर भी बंटवारा होना चाहिए। मैं कहता हूँ आप इस देश के अंदर जो वैकेंसियां बैकलॉग की हैं, बैकलॉग माने जो वैकेंसियां SC/ST OBC के लिए की निर्धारित और वो भरी नहीं गई है वो लाखों की तादाद में है, उनका 50% हिस्सा भरा गया है। तो आप ये हमारे बीच बंटवारा करने की बजाय ये क्यों नहीं कहते ये नौकरियां, ये वैकेंसी खाली क्यों है, इनको भरा क्यों नहीं जाता। आप इसके ऊपर कोई आयोग गठन करने की बात करें और जो तय करे कि किस तरह से उन वैकेंसीज को, बैकलॉग वैकेंसीज को भरा जाए। आप हमारे बीच में बंटवारा फूट डालने की कोशिश मत करो।
जो हमारा हिस्सा है उसको देने की नियत रखो। यदि तुम्हारी देने की नियत नहीं होगी तो मैं कहता हूँ इस सूबे से लड़ाई शुरू होगी, हरियाणा से लड़ाई शुरू होगी और पूरे देश के दलित, पिछड़े और शोषित एकजुट होकर अपने उस हिस्से को छीन लेंगे, तुमसे झपट लेंगे जो हजारों साल से तुमने दबा करके रखा है। मैं इसी बात के साथ अपनी बात छोटे ही शब्दों में समाप्त करूंगा कि आने वाले सब नेताओं से मेरी गुजारिश है, चुनाव से ज्यादा संघर्ष के ऊपर, चुनाव से ज्यादा इस लंबी लड़ाई के ऊपर बात करें और ये सलाह दें, ये मशवरा दें कि इसको किस तरह से हरियाणा के हर जिले में, हर गांव में, हर बस्ती में इस लड़ाई को लेकर जाया जाए, जिससे कि हमारा भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो और उसके अंदर जो है एक उनका बेहतर भविष्य बन सके। अपने आने वाले कल की बेहतर कल की लड़ाई है जिसकी घोषणा हम इस रैली से करने के लिए आए। मनीराम दहलान जी हैं एलएसपी पार्टी के अध्यक्ष, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, वो आए। साथियों, आज के वक्त में, आज के हालात में महेश जी ने जो बताया, एक रास्ता है जिस पे आप लोगों को सोचना है कि किस प्रकार से आप चलेंगे। रास्ता ये हमें दिखाते जाएं कि जितने भी पार्टियों के अध्यक्ष हैं सब एक विचार से होकर के बैठे हैं। अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा मनीराम दहलान जी से वो आए और अपने विचारों से इस मंच का ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है। याद शहीदों की आएगी जब ये ध्वज फहराएंगे, जब ये ध्वज फहराएंगे। इसके तीनों रंग कयामत तक यूं ही लहराएंगे, कयामत तक लहराएंगे। आजादी जिनके दम से है उनका नाम बढ़ाएंगे, उनकी कुर्बानी को यारों हरगिज नहीं लजाएंगे, हरगिज
चाहता हूँ कि इस मंच ने, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने, कम्युनिस्ट आंदोलन ने और मार्क्सवादी विचारधारा ने मुझे इस देश में जीने का, आंदोलन करने का, अधिकारों का एहसास कराया। आज मैं सबसे पहले आप सबको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी जितने भी दूर दराज तक मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है उन सबको बधाई देता हूँ। इस देश के लोगों को, जो लोग इस देश के विदेशों में बचे, उन सबको, आप सबको मैं बधाई देता हूँ। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं आया, लेकिन इस देश के अंदर दो ऐसे संगठन हैं, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए। दोनों ही पार्टियों को, इनके अंदर शामिल पार्टियों का सत्ता केंद्र में और राज्य में समय समय पर रही है और उनको आपने देखा भी है। उनकी वजह से हमारे जो लोग आज बैठे हैं, खास करके दलित है, पिछड़ा है, किसान है, मजदूर है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी लगाते हैं, छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं। इस देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई है, हर व्यक्ति का जीना दुभर हो गया है। महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। ऐसे हालात में किसी भी अपने मेहनत जनता को जीने का कोई भी सहारा नजर नहीं आता। ऐसे समय में सोनीपत के अंदर एक बहुत अच्छी शुरुआत हरियाणा प्रदेश में अक्टूबर में जो चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव के लिए तीसरा मोर्चा जिसको आप कह सकते हैं, हरियाणा के अंदर एक जो छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन हुआ है वो आज से यहाँ से शुरुआत करने जा रहा है। मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ। वो एक इंग्लिश की कहावत है, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। आज के इस कार्यक्रम के लिए खास करके आपके वर्मा जी, राठी साहब और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने अच्छी मेहनत की है। सोनीपत में जब एंट्री करते हैं तो चारों तरफ पता लगता है कि मेहनत जनता जाग चुकी है और अपने हक लेने के लिए तैयार हो रही है। मैं इसी बारे में आपको एक दो बातें बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के अंदर, जनगणना का मुद्दा है। जनगणना का मुद्दा लोग ये समझते हैं कि जनगणना का मुद्दा केवल बैकवर्ड समाज के लिए है। वो आरक्षण का जिक्र आता है, लोग ये समझते हैं SC ST के लिए है। सवाल ये नहीं है। जब बाबा साहब ने 1932 में इस देश के अंदर गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में जो पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, उस समझौते के अंदर इस बात का गारंटी दी थी कि आपको 15% और 7.5%, 22.5% इस देश के अंदर आपको हिस्सा मिलेगा। इस जमीन में, जायदाद में, बिजली में, पानी में, खेत में, खलिहान में आपका हिस्सा होगा। ये आपका भागीदारी का आंदोलन था, आजादी से पहले की बात थी। ये कोई आसान नहीं किया था इन लोगों ने। एक बड़ा आंदोलन चला के और लगातार 3 कॉन्फ्रेंस किया 15% आरक्षण कैसे बांट सकते हो। ये कुछ लोग इस बात के लिए ठीक हो सकते हैं, मैं इस पे नहीं जाता, लेकिन अगर ये सही था, ये निर्णय करना था, बंटवारा करना था, तो ये संसद किसने बढ़ाई गई है। ये पार्लियामेंट में बिल लेके आते, पार्लियामेंट में बिल लाके इसका कोई शायद विरोध ना करता, इसके ऊपर अच्छे से चर्चा होगी और इसके बाद इसके ऊपर कोई बवाल खड़ा नहीं होता। आज जो 21 अगस्त का मसला है, इस 21 अगस्त के मसले पे एक बार फिर लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे आएंगे। मैं ये चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार, न्यायपालिका ने अपना जो काम कर दिया था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार इन लोगों को, दलितों को इस बात के लिए आश्वासन दे कि वो 21 अगस्त का आंदोलन स्थगित करे, या अगर वो लोग सड़कों पे आएंगे इसका नुकसान एक बार फिर होगा और फिर ऐसे बच्चों को, हमारे नौजवान बच्चों को साथ देनी पड़ेगी। इस देश के अंदर कोई भी दलित है, पिछड़ा है, SC ST के लोग हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, मुसलमान हैं। पिछले 10 सालों का कार्यकाल आपने देखा होगा मोदी का कैसा कार्यकाल रहा है। इसलिए साथियों, ये जो आंदोलन है वो एक ऐसा आंदोलन है जो हमारी विचारधारा, हमने एक पार्टी जो बनाई है लिबरल सोशलिस्ट पार्टी,
वो पार्टी आपकी सभी पार्टियों के साथ मिलकर सैनी साहब और हमारे साथी हैं, उन सबके साथ मिलकर हम इस आंदोलन को जो साथ साथ लड़ेंगे, साथ साथ क्योंकि अब चुनाव आ गया है तो हम चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव के अंदर हम वो सीटें लड़ेंगे जो हमारे साथी जीतने के लिए लड़ेंगे। हम ये आपको आश्वासन दिलवाना चाहते हैं, खास करके आप लोग राजीव वर्मा जी हमारे यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग राजीव जी को विधानसभा में भेजना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? जो राजीव जी को भेजना चाहेंगे वो हाथ खड़ा करके समर्थन करेंगे। मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी और ये जो आज 4 कॉर्नर कंटेस्ट है, 4 कोना मुकाबला है, 4 कोना मुकाबले में हमारे साथी राजीव जी विधानसभा में अगर चले गए आपको बहुत सारी समस्याओं से लड़ने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी समस्याएं जो आप समय समय पे छोटी छोटी समस्याएं होती है, आपका राशन का मुद्दा है, राशन कार्ड का मुद्दा है। अभी आपने पीछे देखा होगा 12.5 लाख दलितों का राशन कार्ड काट दिया गया था, बीपीएल राशन कार्ड काट दिया गया 12.5 लाख लोगों का। उसके लिए हमने एक लड़ाई लड़ी 9 जनवरी से अक्टूबर 2023 को राशन कार्ड काट दिया। हमने लड़ाई शुरू की तो पता चला, तो हमने लगातार 3 अगस्त तक ये लड़ाई लड़ी और 3 अगस्त को हरियाणा सरकार ने माफ़ी मांगी और हरियाणा सरकार ने लिख के आश्वासन दिया कि आपके लोगों का जिनका राशन कार्ड काटा गया है, किसी का बिल ज़्यादा था, किसी की इनकम ज़्यादा थी, बुढ़ापा पेंशन वाले वो हमने पेंशन लिख दिए। हमारी क्रेडिट जो संस्था है उससे गलती हुई है और हम आपको आश्वासन देते हैं कि अब इन सभी के राशन कार्ड में इनकम जो आपके बिजली के बिल की इनकम है, दूसरी इनकम है, वो इसमें शामिल नहीं की जाएगी। हमने कहा, उस वक्त मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, कि मुख्यमंत्री जी अगर आप ऐसा चाहते हो तो हमारे लोगों का इलाज नहीं हो सकता जब तक आप इनसे एफिडेविट ले लो, आप इनसे सेल्फ घोषित इनकम जो अपना दिखाएं। 1,80,000 का इन्होंने लास्ट में आके अब ये मान लिया कि 1,80,000 इनकम जिस किसी की परिवार की होगी जो लिखे देगा, फॉर्मेट में भर के दे देगा, एफिडेविट की जरूरत नहीं है, हम उनका गुलाबी पीला कार्ड बना के दे देंगे। ऐसी बहुत सारी आपके हक और हकूक इसलिए हम ले पाए कि हमने वहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट में ये लगातार प्रदर्शन किया। अगर 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में ऐसे प्रदर्शन करते तो आपका ये काम जल्दी हो जाना था। इसलिए साथियों, राजीव वर्मा जी हमारे यहाँ जो सीपीआई के लोग हैं, वामपंथी ताकतें हैं, वो पहले से बड़ी है। इस देश के अंदर आपने देखा होगा कि अभी हमारे पड़ोस का देश है, बांग्लादेश है, पड़ोसी देश में क्या हुआ, वहाँ पे महंगाई थी, भ्रष्टाचार था और वहाँ पे आरक्षण का मुद्दा भी आया। आज आपने देखा हो वहाँ के प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़ के आड़ा पड़ा, आंदोलन वहाँ इतना उठा। इसी तरीके से श्रीलंका में आज से 4 साल पहले श्रीलंका के अंदर जो हालात हुए, अफगानिस्तान में जो हालात हुए, पाकिस्तान में जो हालात हुए, इस देश के लोग, किसी भी इस देश की पृष्ठभूमि के लोग जो पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, जो नेपाल में भी है, जो आपके श्रीलंका में भी है, वो सभी के सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि लोगों के जीने के अधिकार तुम छीन लोगे तो लोग तुम्हारे घरों पे आ जाएंगे, तुम्हारी कोठी पे आ जाएंगे। ऐसा ही आपने देखा होगा कि श्रीलंका के अंदर भी ऐसा ही हुआ, बांग्लादेश के अंदर ऐसा हुआ। तो भारत में भी मोदी जी, मैं आपको चेताना चाहता हूँ कि ये लोग, इस भारत के लोग भी इसी पृष्ठभूमि के हैं। अगर इनके जीने के सारे रास्ते तुम छीन लोगे, इनके अधिकार अगर आप इनसे ले लोगे, तो ये लोग भी एक दिन आपको ये राजगद्दी छोड़ के और ये प्रधानमंत्री आवास छोड़ के, राष्ट्रपति को आवास छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए साथियों, ये आंदोलन हम चाहते हैं, हमारा संविधान, जिन लोगों ने संविधान को लेके, शपथ लेके, संविधान की शपथ लेके और संविधान को दिखा के और सत्ता के करीब पहुँच गए थे, चाहे विपक्ष के लोग हैं, लेकिन आज अगर उनसे बात हम करते हैं तो दूसरी बातें वो करते हैं। इसलिए संवैधानिक तरीके से हम देश के अंदर बदलाव चाहते हैं और इसका सबसे बड़ा पर्व आज से शुरू होता है और वो हमारा पर्व है आज के दिन, जो 15 अगस्त से अगर हम मान के चले तो हमारा अक्टूबर में जो चुनाव है, वो चुनाव हमारा महापर्व होता है पॉलिटिकल लोगों के लिए। तो उस पर्व से हम सब आपको इस चुनाव के माध्यम से देश के अंदर एक बदलाव लेके आएंगे। बदलाव तो लगातार आंदोलन करके वैसे भी किया जा सकता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर ये चुनाव के माध्यम से बदलाव किया जाए
तो ये चुनाव ज्यादा इजी होगा और इसके अंदर खून खराबा नहीं होगा। जो बांग्लादेश के अंदर वहाँ बच्चों को शहादत हुई, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के 27 नेताओं को मार दिया गया, श्रीलंका के अंदर जो हुआ, अफगानिस्तान के जो हुआ, बांग्लादेश के अंदर जो हुआ, ये चीजें ठीक नहीं है किसी भी लोकतंत्र, किसी भी देश के लिए, सभ्य देश के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि देश की जो सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, वही भाजपा सरकार है, हरियाणा में है, वो होश में आए और लोगों के उनके हक अधिकार दे। और हमारे जो आरक्षण, जो हमारी नौकरियों का मुद्दा है, और नौकरी में 1,68,000 नौकरियां शेड्यूल्ड कास्ट की 2012 से हाई कोर्ट से लेकर जीता हुआ 1,68,000 नौकरियों का केस हाई कोर्ट से हमने जीता हुआ है। इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों की सरकारों ने हमें नहीं दिया। तो इस चुनाव के बाद अगर आपने साथ दिया तो इस चुनाव के बाद हम अपने अधिकार लेंगे और स्पेशल ड्राइव निकाल के 1,68,000 नौकरियां शेड्यूल्ड कास्ट की जो बनती है उन सबको हम लेने का कोशिश करेंगे। मेरी बात को आपने ध्यान से सुना और काफी वक्ता बोलने वाले हैं। आज बीच में लाइट ना होने की वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई, फिर कभी होगा, फिर मिलेंगे। मेरी बात को आप याद रखेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जय भीम, जय भारत। जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए। राष्ट्रवादी परिवर्तन पार्टी से जो लीलाराम प्रजापति जी हैं, अध्यक्ष हैं इसके, वो आकर मंच का संचालन। एक बार जोरदार ताली नरसिंह जी। श्री राजकुमार सैनी जी और हमारे साथी रायचंद जी, जनरल पार्टी के अध्यक्ष, और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के अध्यक्ष भाई रोहता सिंह जी कश्यप, उपस्थित साथ स्टेज पर नेतागण परवेश वर्मा जी, जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनका और उनके साथियों का ये कार्यक्रम बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सजाया है, उसके लिए पुनः दोबारा मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आज ये चुनाव की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संघर्षों की है और संघर्ष के लिए हम सभी साथियों ने महागठबंधन बनाया है और भी जो पार्टियां हैं वो भी हमारे गठबंधन में आने के लिए तैयार हैं। मैं आपको ज़्यादा न कहते हुए इतना ही कहूँगा कि आप लोग इस संघर्ष के लिए, इन अधिकारों के लिए, हमारी जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सिर्फ सबका साथ, सबका विकास का नारा दे करके सिर्फ कहना चाहती है कि हमने सबका साथ दिया है। जब साथ लेने का समय आता है, जब हमें अधिकारों से, नौकरियों से दूर रखा जाता है। यही कारण है देश की महंगाई चरम सीमा पर चढ़ती जा रही है और सबसे ज़्यादा परेशानी आदमियों को, जो गरीब आदमी हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। कबूलपुर गांव में भी एक पिछड़े वर्ग के साथी को जान से मार दिया गया, आज उसको कोई न्याय नहीं मिला, उसको कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। हमीरपुर के अंदर भी एक बकरी चराने वाला, उसकी बकरी उसके खेत में चली गई, उसने उसको पकड़ के डंडों से मारा और इतना ही नहीं सब्र हुआ बल्कि जान से मार दिया। तो आज गरीबों की सुनाई नहीं है, देश के अंदर जंगल राज चल रहा है। मैं आपको एक बात से कहना चाहता हूँ कि जंगल राज के अंदर कोई सुनाई नहीं होती है। आप लोगों को ये इस सरकार की चूड़े हिल चुकी हैं। जब सरकार की चूड़े हिल जाती है तो उस मकान का भरोसा नहीं होता कि वो कब गिर जाए और किस समय गिर जाए। ज़्यादा न कहते हुए मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा हम गठबंधन की तरफ ध्यान दें, गरीबों की लड़ाई की तरफ ध्यान दें कि किस माली पर करे भरोसा। सबके सब गद्दार हैं और भाई भतीजा अवसरवादी सबके रिश्तेदार हैं। बहुत बार माली बदले, अब नस्ल बदलनी होगी और गिने चुने इन सरदारों की फसल बदलनी होगी। कलियों के इन हत्यारों को, फूलों के इन हत्यारों को माफ नहीं करना होगा।
कायर जैसे जनजीवन से तो अच्छा मरना होगा। जय हिंद। वाह जी वाह, जोरदार तालियां आपके मुंह में एक बोरी गुड़ की एक शक्कर की, जोर से ताली बजाओ। साथियों, इसके बाद मैं निवेदन करूंगा, ओमपाल कश्यप जी सर्वजन लोक शक्ति पार्टी से हैं, वो कृपया करके मंच पे आए और अपने विचार रखें। ओमपाल कश्यप जी। इस हरियाली प्रदेश हरियाणा के अंदर सोनीपत शहर रामलीला ग्राउंड में हमारा महागठबंधन पार्टियों के तत्वाधान में 15 अगस्त मनाया जा रहा है। मैं अपनी पार्टी की ओर से और मंच पर बैठे मंचासीनों की ओर से तमाम देशवासियों को और मेरे सम्मुख बैठे सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथियों, लंबे अरसे से राजकुमार सैनी जी जो पूर्व मिनिस्टर और सांसद रहे, जिन्होंने इस दलित ओबीसी और एससी समाज को लामबंद करने के लिए अपनी पद प्रतिष्ठा उन तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार करके इस देश के उन तमाम नौनिहालों के नाम पर अपना जीवन कुर्बान कर दिया है। मैं ऐसे नेता को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने भारत के उन तमाम छोटी छोटी पार्टियों को एक सूत्र में बांधकर एक माला बनाई और उस सूत्र में राजीव वर्मा जी का आगमन हुआ। मैं राजीव वर्मा जी का और इनकी पार्टी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, जय भीम का नाम लिखा है, नारा लगा है और एक कार्यक्रम जो है उस डॉक्टर अंबेडकर के रूप में जो आपने मनाया है उनके नाम पर, मैं 2-3 बातें कह के अपनी वाणी को विराम देने की कोशिश करूंगा। साथियों, इस देश में यूं तो बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे दल इस देश में अपने अपने मुद्दों पर, अपने अपने एजेंडे पर और अपनी अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो पर राज करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस संगठन के साथ हमने अपनी भावनाओं को जोड़ा, इस महागठबंधन की सच्चाई और ईमानदारी और सिद्धांत और परिवर्तन के जरिए मैं कुछ बातें, कुछ मुद्दे आपके बीच में रखने की कोशिश करूंगा, जिन बातों से, जिन मुद्दों से अगर आपको उचित लगे तो जरूर हमारा महागठबंधन और राजीव वर्मा का साथ देने की कोशिश करना। साथियों मित्रों, इस देश में 1000 नहीं 33 करोड़ देवी देवता पैदा हुए, लेकिन किसी भी देवी देवता ने और किसी भी भगवान ने न तो हमारी दुख और तकलीफ सुनने का काम किया, न इस पर प्रयास किया। धन्य हम लोग कि बी.आर. अम्बेडकर के रूप में एक हमें ऐसा मसीहा मिला जिसने लोकशाही में हमें जीने का हक दे दिया, बराबरी का हक दे दिया। आज ये देश, भारत देश, भारत के संविधान से चल रहा है। इस देश में ऐसा कोई विद्वान पुरुष पैदा नहीं हुआ था जो इस देश की लोकतंत्र की व्यवस्था को साचे में ढाल सके। केवल एक ही विद्वान पुरुष पैदा हुए थे जिनका नाम डॉक्टर अंबेडकर था, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, इस देश का कानून लिखा और इस देश में ऐसा दस्तावेज लिखा कि विश्व का कोई भी संविधान भारत के संविधान का मुकाबला नहीं कर रहा है। सबसे पवित्र, सबसे अनुकूल इस देश का धर्मनिरपेक्ष आधारित पर संविधान लिखा गया। जब संविधान लिखा तो इस देश की सरकारों को बाउंडर कर दिया था कि जब देश के अंदर लोकतंत्र, जमहूरियत, डेमोक्रेसी आई तो सरकारों को बाउंडर किया जाएगा, चाहे वो केंद्र की सरकार बनेगी, चाहे वो राज्य की सरकार बनेगी। इसके लिए बाउंडर होगी कि जो सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिन्हें जीने नहीं दिया जाता, जिनकी जानवर से बदतर जिंदगी है, उनको जीने का हक मिलना चाहिए। इस तरह की गारंटी और इस तरह की प्रतिबद्धता
भारत के संविधान में है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 76 साल की आजादी के बाद भी ये भारत देश संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है। अगर संविधान के मुताबिक चलता तो हम सब पार्टियों को लामबंद क्रमबंद होने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कहना चाहता हूं, आओ सभी लोग जाति धर्म को छोड़कर एक भाईचारा बना करके हम लोग इस देश में जो 85% लोग हैं जिनको हक और हकूक नहीं मिले हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आज ये मंच तैयार हुआ है। हरियाणा प्रदेश से इसकी शुरुआत होगी और साथियों आप सब लोगों को साथ देना पड़ेगा। राजीव वर्मा जी और माननीय हमारे राजकुमार सैनी जी इसकी अगुवाई करेंगे और हम सब लोग इनका साथ कदम से कदम मिलाकर साथ देने की कोशिश ऐसी करेंगे कि जैसे जब ये देश आजाद हुआ था, तमाम वीरों ने, तमाम योद्धाओं ने, तमाम इकलौती मां बेटों ने अपनी जान गंवा दी थी, तमाम बहनों ने अपने मांग का सिंदूर देश के लिए लगा दिया था। उस समय लड़ाई देश की थी। आज साथियों इस देश में रहने वाले देश के नेताओं ने जो जनता को दोबारा गुलाम बनाया है, उसकी लड़ाई की शुरुआत हरियाणा प्रदेश से शुरू की जाएगी साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारा समर्थन राजनीति के साथ साथ सामाजिक भी, कश्यप समाज भी इन समाजों के साथ में आपके साथ तन मन धन से काम करने के लिए तैयार है। मैं अपनी पार्टी का साथियों राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में हूं, पहले इस समाज का एक बेटा हूं, एक भाई हूं और भाई और बेटा बन के हम सब काम करने के लिए तैयार हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा, हिमाचल से हमारे सीपीआई के एक लीडर हैं प्रवेश चंदेल जी, वो कृपया मंच पे आए। प्रवेश चंदेल जी प्लीज। जीवन से सहयोगी रहे साथी राजीव वर्मा जी हमारे बीच में सामाजिक आंदोलनों के अलग अलग साथी हमारे बीच में पूर्व सांसद सैनी जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र के संपादक साथी महेश राठी जी, हरियाणा से मेरे छात्र जीवन के सहयोगी AISF के अंदर काम करने वाले साथी और रोशन सुजान जी, मेरे तमाम साथी जो इस चिलचिलाती गर्मी में, बरसात के मौसम में, चिपचिपी गर्मी में यहाँ पर आए हैं। आज देश के अंदर आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग जो तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, जब इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई चल रही थी तो वो लोग कहां थे? जब भगत सिंह फांसी के फंदे को चूम रहा था, जब कानपुर षड्यंत्र के केस कम्युनिस्ट नेताओं को जेल में डाल दिया गया, लाहौर षड्यंत्र केस में कम्युनिस्ट नेताओं को जेल में डाला गया, जब कांग्रेस के लोग देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, जब देश के सारे राष्ट्रवादी नेता लड़ रहे थे, तो कुछ लोग अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे। वो आज तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। जब देश आजाद हुआ, इस देश के संविधान की प्रतियां जलाई गई। मनुस्मृति को अपना संविधान बताने वाले लोग, अम्बेडकर को अछूत कहने वाले लोग आज तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है। बड़ा एक आश्चर्य की बात है, 1925 में RSS बनता है। इस देश के अंदर तमाम मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों के संघर्षों के बाद हमें आजादी मिलती है, जो 1857 से आजादी का आंदोलन चलता है। लेकिन RSS का एक भी व्यक्ति उस आंदोलन में, मैं कहता हूं 25 से लेकर 47 तक 22 वर्षों में जो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे, प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, एक भी व्यक्ति अगर इस देश की आजादी के आंदोलन की खातिर एक भी दिन जेल में गया हो,
आरएसएस की तरफ से, तो बताए और 2009 तक इस देश में आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा लहराने वाले लोग आज लोगों को देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। इस देश के किसानों को, इस देश के नौजवानों को, इस देश के अंदर अमेरिका के फॉलोअर्स को, इस देश के अंदर मार्क्स के फॉलोअर्स को क्या कहा जा रहा है? आतंकवादी कहा जा रहा है। दोस्तों, दुनिया के अंदर जब भारत के अंदर आजादी का आंदोलन चल रहा था, तमाम दुनिया के अंदर शोषण का जो रूप था वो अलग रूपों में था। यूरोप के अंदर अलग रूपों में था। हिंदुस्तान के अंदर सदियों की मानसिकता, जो जातिवादी मानसिकता थी, गुलामी थी, उसके अंदर था। दुनिया के अंदर अगर हिंदुस्तान में पैदा होते तो शायद महात्मा बुद्ध और ज्योतिबा फुले की तरह उनको महात्मा मार्क्स कहा जाता। महात्मा मार्क्स जिन्होंने दुनिया के दुखों को, पीड़ा को, तकलीफ को खत्म करने की बात कही और कहा दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ। तमाम मेहनत कश जो है वो एक हो जाए। उन विचारों की जो शान थी वो हिंदुस्तान तक पहुंची। यहाँ पर भगत सिंह और दूसरे लोग कानपुर सिलेंडर के अंदर जो शामिल लोग थे, जटे अहमद, मुजफ्फर अहमद सिंघाड़ा भी लुटे गए, ऐसे डांगे, पीसी जोशी और भगत सिंह के साथी अजय घोष, बटुकेश्वर दत्त, शिव वर्मा, इवन आईएनए के लोग तमाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पंक्तियों में शामिल हुए और देश की लड़ाई के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन दुख होता है जब देखते हैं कि आज देश के अंदर सत्ता कैसे लोगों के हाथ में आ गई। इसीलिए साहिब थानवी ने लिखा, कौन आजाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी, मेरे सीने में हल्का हल्का दर्द है भूमि का। दोस्तों, ये जो हरियाणा है ये वाकई में ही बहुत ज्यादा उनकी देश में हर जगह भी है, लेकिन सामंतों का कर रहा है। तो हालांकि घटनाएं हम नहीं भूले हैं, लेकिन दुख इस बात का है इस देश का मजदूर आंदोलन और इस देश का अम्बेडकरवादी आंदोलन इकट्ठा नहीं हो पाया। जो इस देश के अंदर एक पहल की जा रही है, इस पहल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि इस देश के अंदर मजदूर पार्टियां लगातार, अगर आज श्रमिकों के हालात सुधरे हैं, इस देश के अंदर अगर मुलाजिम एम्प्लॉइज पेंशन की बात करता है या हम सरकारी नौकरी की भी बात कर रहे हैं, उसका बेशक सबसे बड़ा योगदान इस देश के अंदर वामपंथी पार्टियों को है, कम्युनिस्ट पार्टियों को है, उनकी ट्रेड यूनियन को है। इस देश के अंदर यदि दलितों, वंचितों को सबसे पहले किसी ने भूमि को छीन कर उनका बीच में बांटने का आंदोलन चलाया, वो लाल झंडे में चलाया। इस देश के अंदर हम मानते हैं सामाजिक आंदोलन में कहीं वामपंथी आंदोलन से चूकें हुई होंगी, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर लगातार बस विचार के साथ आगे बढ़ी है। शोषितों और वंचितों के लिए लड़ाई लड़ना उनका सबसे पहला उद्देश्य रहा है। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव साथी महेश राठी ने बात कही कि हम पॉलिटिकल पार्टियों को पूछिए। मुझे लगता है कांग्रेस से भी पहले सीपीआई के महासचिव दलित हैं, वंचित लोग कैसे आते हैं। इसलिए यह कहना मैं चाहता हूं कि गठबंधन है, इसका सामाजिक आंदोलनों का संघर्षों का गठबंधन कहना चाहिए। राजनीतिक गठबंधन न होकर के आने वाले समय में हमें और संघर्ष करना पड़ेंगे। साथी ने कहा जातीय जनगणना, बहुत सारे मुद्दे, आरक्षण, क्योंकि इस देश के अंदर अभी 71 को हटाया उन्होंने, हरियाणा के अंदर सैनिकों आए हैं, बीजेपी भी अपनी कॉपियां फिट करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी लगातार हुड्डा और जड़ों के आसपास घूम रही है। मैं कहता हूं यदि आप लोगों को इस सूरत को बदलना है तो साथी राजीव जैसे महाराजीव को पिछले 15-20 वर्षों से जानता। छात्र आंदोलन के अंदर चौधरी देवीदेव विश्वविद्यालय के अंदर लड़ाई की बात हो, पार्लियामेंट के अंदर डंडा खाया है उन्होंने संसद मार्च में। यदि कहीं हिमाचल में का आंदोलन हुआ हो, साथी वहां भी पहुंचे हैं, साथी सिरसा के अंदर पहुंचे हैं।
लगातार लड़ाई लड़ी है और आप लोग तो जानते हैं जो डे टू डे समस्याओं में वो सभी। सर एक मिनट, कोई पीछे से फोन आया, कहीं आपके स्पीकर बंद हो गए सामने, एक बार चेक कर लो। ठीक, हाँ जी सर बोलिए। साथी लगातार आपके साथ खड़े होते हैं, वो चाहे खाटू श्याम के मंदिर के बाहर दंतों की रेडी लगाने की बात हो या आपके बच्चों की शिक्षा का मुद्दा हो, धारा 134 के तहत फ्री में एजुकेशन की बात हो, साथी राजीव हमेशा लड़े हैं और तमाम वंचितों को लेकर के दलित पिछड़ा शोषित को मंच बनाया है। वो चाहे अल्पसंख्यकों के भी उनके अधिकारों की बात हो, आपका एक साथी अगर विधानसभा पहुंचता है वो आज तक तो सड़कों पर लड़ता है, लेकिन यदि आप उसको विधानसभा में पहुंचाते हैं तो मैं कहता हूं वो आपके हितों की रक्षा करने के लिए एक सच्चा सिपाही बनना भेजेंगे जो आपके हितों की रक्षा करेगा। साथियों, क्योंकि मंच पर बहुत सारे लोग हैं, मैं ज्यादा न बोलता हूँ, मुझे आदेश दिया है क्योंकि बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारी पार्टियां सामाजिक आंदोलनों के नेता हैं, मैं ज्यादा न बोलता हूँ। जय हिंद, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। पार्टी से हैं एडवोकेट राय सिंह चौहान जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपने शब्द रखें। एडवोकेट राय सिंह चौहान जी। सबसे पहले तो मैं 15 अगस्त के अवसर पर सभी उपस्थित मातृशक्ति व इस संघर्ष में शामिल योद्धाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। समय के अभाव को देखते हुए मंच पर हमारे बीच उपस्थित हमारे शीर्ष नेता श्री राजकुमार सैनी जी व इस मंच के प्रोग्राम के आयोजक राजीव वर्मा जी को उपस्थित सभी नेतागण, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि एक समय का अभाव है हमारे लोगों के बीच में, आज हमें संगठित होने की जरूरत क्यों पड़ी। यदि हम अलग अलग लड़ाई लड़ते रहे तो बड़ी गिनती के लोग, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, चाहे कांग्रेस के रहे या क्षेत्रीय पार्टियों के रहे, वो सत्ता में आकर के हम लोगों के हक और हकूकों से महरूम करते हैं। यदि हम इसी तरह से संगठित रहे और संघर्ष करें तो वो दिन दूर नहीं, चाहे आरक्षण की बात को लेकर के हो, चाहे सामाजिक न्याय की बात को लेकर के हो, या जिस बात को लेकर के एक वंचित वर्ग आज तक महरूम रहा है उनके हक दिलाने की बात हो, तो आप इस संघर्ष की कड़ी में एकजुट होकर के हम हमारा साथ दें ताकि हम मंजिल तक पहुंच पाए। इसी वाणी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं।